मॉर्निंग। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। नया टॉपिक आज लेंगे सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत निर्णयों का लेखांकन और सीमांत परिव्यय, ठीक है, निर्णय उपकरण के रूप में सीमांत लागत विधि निर्णय या इसमें हम कहें निर्णय लेखांकन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निर्णय लेखांकन एवं सीमांत परिव्यय, डिसीजन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये भी कहते हैं कि निर्णय उपक्रम के रूप में क्या मार्जिनल कॉस्टिंग एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ठीक है। अब इसको समझना है कि निर्णय लेखांकन और सीमांत परिव्यय, तो प्रबंध जो है, अब इन दोनों को अलग अलग लेखांकन और निर्णय लेखांकन है और सीमांत आपका परिव्यय है। ये दो पार्ट हो गए, यानी सीमांत लागत विधि के अंतर्गत हम एक टूल के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यवसाय जगत में हम देखते हैं, प्रबंधन में आए दिन अर्थात डे टू डे निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको हल करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। कुछ ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसके लिए विकल्प जो है वो बहुत कम होता है और उन विकल्पों में से ही चुनाव करना पड़ता है। अर्थात हम कहते हैं कि भाई ऑप्शंस, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं यदि कोई दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम्स आती तो हम सेकंड लाइन तैयार करते हैं, थर्ड लाइन तैयार करते हैं, फोर्थ लाइन तैयार करते हैं, यानी एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि भाई यदि ये नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। तो प्रबंधन में भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं डे टू डे। तो प्रबंधन को दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं के हल के लिए उनको कारण और उसका निदान करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो समस्याएं आती हैं तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो कम समय के लिए होती है, कुछ समस्याएं ज्यादा समय के लिए होती हैं। समस्याओं का समाधान करना, अब समस्याओं का समाधान करना है तो कुछ के लिए ऑप्शंस खुले होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते, लिमिट होते हैं, सीमित दायरे में होता है। तो ये है कि ऐसी स्थिति में जो कठिनाई होती है उसके लिए विकल्पों का चुनाव करना पड़ता है। जो ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी एक जो विकल्प है उसका सिलेक्शन करना होता है। तो वास्तव में समस्या का समाधान करना, उसी विकल्प का चुनाव करना है या उस विकल्प का चुनाव किया जाता है जो सबसे बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो, अर्थात जिसके द्वारा व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके या व्यवसाय को लाभ हो सके। तो विकल्प के चुनाव में सीमांत लागत जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफी मदद करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न व्यय है, व्यवसाय है और व्यय, अब व्यय को हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो व्यय है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील, ठीक है ना।
ये दो तरीके से इसको विभाजित किया है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्च है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्थिर और आपका परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील को भी दो भागों में है। ये है आपका कुछ अंशतः परिवर्तनशील, ठीक है, और अंशतः आपका स्थिर। ये दोनों है भाई। कुछ लोगों में आपके दोनों होते हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए भाई? आपका फिक्स हो गया, वेरिएबल हो गया, और आपका पार्टली वेरिएबल या पार्टली फिक्स हो गया। तो यहाँ पर हम इनके व्यवहारों को, जो स्थिर और परिवर्तनशील है, फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, इनके व्यवहारों को देखा जाएगा, उसको समझना है आपको, और इसका अध्ययन किया जाता है। तो इससे प्रबंधकों को लागत नियंत्रण में काफी हेल्प होती है, काफी सहयोग मिलता है, और समस्याओं को सुलझाने में, उसका निदान करने में, उनको निर्णय लेने में आसानी होती है। तो सीमांत लेखांकन के माध्यम से हम सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं और उसके अनुसार से निर्णय लेते हैं। तो वास्तव में लेखांकन के माध्यम से जो मार्जिनल कास्टिंग है, सीमांत लेखांकन के माध्यम से समस्याओं से संबंधित लागतों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जा सकता है, जिसके कारण से प्रबंधन जो है सही निर्णय कर पाने में सक्षम हो। जैसे कि कुछ और डोनल ने कहा कि निर्णय विकल्पों के अंदर से किसी वास्तविकता का चयन करना नियोजन के लिए आधारभूत तत्व है, अर्थात प्लान करने के लिए, है ना। डिसीजन मेकिंग द एक्चुअल सिलेक्शन फॉर द एमन alternative approach of action is a course of planning। थोड़ा प्लानिंग माने प्लानिंग का एक पार्ट है। तो हम जब प्लान करते हैं तो प्लान के माध्यम से हम उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अल्टरनेटिव सिलेक्शंस, हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शनों में से किसी का एक का सिलेक्शन करना। डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्रिएटिव फ्रॉम टू मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जॉर्ज टेरी ने कहा कि दो या अधिक संभावित विकल्पों के किसी एक का चयन निर्णय है। जो विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्प में से किसी एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। Decision making is the work which a manager performs to arrive the consume of adjustment। निर्णय एक कार्य है जो एक प्रबंध निष्कर्ष और फैसले पर पहुंचाने के लिए पूरा करता है। तो निर्णय जो है वर्क है। वर्क है हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, भाई वर्किंग को समझनी पड़ेगी, कार्य को देखना पड़ेगा और उसके अनुसार से उसको निर्णय करना पड़ेगा। तो यहाँ जो परिभाषाएं हैं उसमें यदि हम उसको देखें तो ये निष्कर्ष पर निकलता है कि निर्णय के अंतर्गत प्रबंध किसी समस्या के समाधान के लिए लागतों का अध्ययन करके उनके लिए जो विभिन्न विकल्प होते हैं उनको तैयार करना और उन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना, सिलेक्शन करना, जिससे कि प्रबंधन को लाभ हो सके, अधिक से अधिक उसको लाभ की प्राप्ति हो सके। तो प्रबंधक को इस निर्णय में सीमांत लेखांकन एक महत्वपूर्ण औजार टूल के रूप में काफी मदद करता है। और इन समस्याओं में विभिन्न विकल्प होते हैं जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, लाभ हानि का पता करना होता है और सीमांत लागत के माध्यम से उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें सीमांत लागत या विभेदात्मक लागत ये एक विशिष्ट भूमिका अपनाती है इसमें पूर्ति करने के लिए। अब निर्णय के जो प्रमुख क्षेत्र हैं सीमांत और विभेदात्मक लागत, विभेदात्मक करना, विभेदात्मक लागत, तो ये जो है निर्णय के प्रमुख क्षेत्र या सीमांत विभेदात्मक लागत के उपयोग मेन एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो इसमें ये नोट करते चले जाएंगे। इसमें पहला है बनाम या खरीदो,
ठीक है, मेक और बाय। दूसरा है आपका उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। तीसरा है आपका मूल्य निर्णय। चौथा है आपका नए बाजार की खोज। और पांचवा है आपका बंद करने का निर्णय। बंद करने का निर्णय, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, जैसे कि बनाओ या खरीदो, मेक या बाय, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, ठीक है, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, मूल्य निर्णय, प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है। अब नए बाजार की खोज, एक्सप्लोजिंग द न्यू मार्केट, बंद करने का निर्णय, शट डाउन करना। तो भाई ये निर्णय है, ये आपके 5 भागों में विभाजित है। किसी भी व्यवसाय के लिए, प्रबंधन के लिए ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इस 5 पॉइंटों को आपको देखना है, बनाओ या खरीदो। भाई प्रबंधन को जो समस्याएं आती रहती है उनको सुलझाना है, तो सुलझाना है तो उस समय भी बनाओ या खरीदो ये एक ऐसी समस्या होती है जो प्रबंधन को निर्णय इसमें कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ता है। मूल या अंतिम उत्पादन के निर्णय में जो प्रयुक्त की जाती है, जो यूज की जाती है किसी पार्ट या अवयव, कंपोनेंट्स का, ठीक है, तो उत्पादक द्वारा अपने कारखाने में किया जा सकता है, अथवा उत्पादक उसे बाहरी आपूर्तिदाता यानी सप्लायर से खरीद सकता है। और इन दोनों ही स्थितियों में, दोनों विकल्पों में उत्पादक निर्माता, यहाँ पर क्या हो गई भाई, बनाओ यानी कि उत्पादक हो गया, खरीदो मतलब कि निर्माता हो गया। तो भाई दोनों का प्रोडक्शन हो सकता है, या तो वो बनाएगा या तो खरीदेगा। अब इसमें भी निर्णय लेना है भाई उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखता है कि भाई इस प्रकार की जो समस्याएं आती है उसमें निर्माताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु का यदि उत्पादन करना है और उसमें यदि कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका संयोजन करना, उसको देखना कि वो उत्पाद तैयार कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या वो उसका उत्पादन करे या क्या वो सप्लायर से खरीदे, ये दो महत्वपूर्ण बात हुई कि भाई उसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसको खरीदना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा, बनाना सस्ता है या फिर खरीदना उसके लिए सस्ता है। क्योंकि व्यवसायी जो है वह लाभ चाहता है, तो प्रबंधन ये देखता है कि भाई उसको किसी वस्तु के निर्माण करने में क्या फायदा हो रहा है, या उसका प्रोडक्शन वो ले लेता है और उसको बेचता है तो उससे उसको फायदा हो रहा है। तो यहाँ बनाओ और खरीदो जो है, इसके संबंध में हम देखते हैं कि पहले बनाए जा रहे हिस्से के संबंध में बाजार से क्रय करने का निर्णय, ठीक है। यानी कि यदि व्यवसायिक संस्था पहले से भी एक हिस्सा या अवयव मानती है जिसका व्यवसाय में प्रयोग किया जा सकता है और वो कुछ कारणों से यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसको वह हिस्से का अवयव बाजार से खरीदा जाए या अथवा नहीं, तो मुख्य कारखाने में उत्पादन वृद्धि के कारण और उस हिस्से पर अवयव की अतिरिक्त भाग को स्वयं बनाकर पूरा किया जाएगा या फिर बाजार से उसको खरीदकर पूरा किया जाएगा। तो ऐसे निर्णय की दशा में किसी हिस्से या अवयव के उत्पादन को उस बाजार से खरीदा जाए या ऐसे उत्पादन की सीमांत लागत और बाहर से खरीदने पर देय मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन ये जरूरी है। उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और उसी चीज को यदि बाजार से खरीदा जाता है तो उसमें कितनी उसकी लागत होती है। यदि सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है, ठीक है, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बाहर से खरीदी गई वस्तु है उससे यदि वह कम है तो उस हिस्से या अवयव की अतिरिक्त मांग को वह स्वयं बनाकर पूरा कर सकता है या पूरा करना चाहिए, ना कि उसको खरीद कर। और यदि इसी प्रकार बाहर से खरीदने पर मूल्य सीमांत लागत से कम है, मार्जिनल कॉस्टिंग,
ठीक है। मार्जिनल जो कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक सीमा तय है। तो बाहर से खरीद कर मांग की पूर्ति लाभदायकता होगी, परंतु ऐसा करने पर अवसर लागत जो है, जो उत्पादन सुविधा के लिए एक वैकल्पिक उपयोग से उत्पन्न होता है, लाभ और आगम, ठीक है, ये कम हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर उसको ये देखना होगा कि वो बनाए या खरीदे, इसका निर्णय उसको लेना पड़ेगा। दूसरी स्थिति में उसको बाजार से खरीदे जा रहे हिस्से को स्वयं बनाने का निर्णय करना, ये तो हुआ भैया बाजार से खरीदना। दूसरा, उसका भाई जो बाजार से खरीद रहा है उस प्रोडक्ट को भाई वो खुद बनाए। तो यहाँ पर बनाओ या खरीदो में समस्या दूसरी जो है वो यह है कि बाजार से खरीदे जा रहे हिस्से का वो भाग स्वयं बनाने का निर्णय ले। तो हिस्सा या अवयव को उस जो अब तक बाजार से खरीदा जा रहा है कारखाने में बनाया जाए या नहीं, ऐसी स्थिति में प्रबंधन को यह देखना होगा कि उसका स्थान, श्रम, जो वेजेस है वो, मशीन, इनके प्रबंधन करने पड़ते हैं। उसमें जो पूंजी लगती है, जो पूंजी विनियोग की आवश्यकता पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की, किसी वस्तु को बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको भी देखना पड़ेगा उसको कि भाई कितना खर्चा आ रहा है। तो कुछ विशिष्ट जो उपरिव्यय है वो करने पड़ते हैं। यदि बनाने के निर्णय से की स्थापना आवश्यक है तो अलग से पर्यवेक्षक, उसका स्टाफ, सुपरवाइजर भी नियुक्त करना पड़ेगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और इसी सब कारण से उसको क्या होगा, अतिरिक्त लागत होगा। तो इस प्रकार हिस्से की जो आपूर्तिदाताओं को देय मूल्य की तुलना में उन अतिरिक्त लागतों से की जानी चाहिए, जो कच्चे माल, श्रम, अतिरिक्त जो पर्यवेक्षणी स्टाफ का वेतन है, सुपरवाइजर्स के जो वेतन देने हैं, पूंजी विनियोग पर ब्याज देना है, भाई पूंजी जो इन्वेस्ट किया है उस पर उसको ब्याज देना होगा, मशीन पर डेप्रिसिएशन है, और आपको कारखाना भवन का किराया भी देना हो। तो ये सब सारी चीजें उसमें शामिल किए जाएंगे। यदि अतिरिक्त लागत बाहर के क्रय मूल्य से कम पड़ती है तो उसको बनाना लाभप्रद होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम आते हैं इसको, यदि हम देखें तो लाभदायकता विवरण जो है इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि मान लीजिए वह उसको बनाने में उसको खर्च कम पड़ता है और खरीदने में खर्च ज्यादा पड़ता है तो उसको बनाना ही चाहिए। ठीक है, और निर्णय लेते समय जो एलिमेंट्स होते हैं यानी की फैक्टर ऑफ डिसीजन, तो उस समय ये ध्यान रखना होगा कि सीमांत लागत विधि में प्रत्येक उत्पाद प्रक्रिया की लाभदायकता उसके अंशदान की मात्रा में मापी जाती है। लेकिन यदि निर्णय की दृष्टि से कोई तत्व प्रमुख है तो उसके आधार पर अंशदान की तुलना करनी होती है। प्रमुख तत्व के जो कारक से आशय ऐसे तत्वों से होता है जो निर्णय की दृष्टि में कोई सीमा निर्धारित कर देता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कच्चे माल की उपलब्धता सीमित हो तो कच्चा माल जो है वह प्रमुख होगा, और यदि मान लीजिए श्रम की सीमितता होती है या उसके श्रम घंटे जो है वह मुख्य कारक होंगे। तो इसी प्रकार मशीन की क्षमता, विक्रय की राशि, विक्रय की इकाइयां, ये सब इसके मुख्य आपके बिंदु होते हैं, मुख्य कारक होते हैं जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, बनाओ या फिर खरीदो। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बनाना अच्छा है या खरीदना। ठीक है, तो हम पहले ये काम करते हैं, पहले जितनी क्वेरीज है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कर लेते हैं। अब इसमें निर्णय लागत जो है, ठीक है, निर्णय का जो महत्व होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि भविष्य में प्रबंध की निर्णय नीति ही इस पर निर्भर करती है, उसके निर्णय पर। यानी एक व्यवसाय की सफलता और असफलता के द्वारा जो लिए गए निर्णय है वह निर्णय पर आधारित होती है और उसके अनुसार से है, यानी मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय है। और विक्रेता, ये जो निर्णय है मुख्य 5 भागों में जिसको कि हमने
विभाजित किया है। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, बनाओ या खरीदो। हम दूसरे को देखते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। अब नए उत्पाद या मिश्रण को प्रारंभ करना, ठीक है, यानी इंट्रोडक्टिंग अ न्यू लाइन और डिपार्टमेंट। तो नए उत्पाद को प्रारंभ करने की जो समस्याएं हैं, अब उसमें मुख्य समस्याएं कौन कौन सी होती है भाई, कि क्या पुरानी वस्तुओं को एक के बाद एक बंद करके नई वस्तु ले आया जाए या नया वस्तु उत्पादित किया जाए, क्या जो वर्तमान में जिस वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है क्या उसमें नए वस्तु जोड़ दिए जाए। यदि नई वस्तु शुरुआत करनी हो तो उसकी डिजाइन, उसका मॉडल, ये तीन मुख्य डिसीजन जो है वो प्रबंधन को लेनी होंगे। तो ये जो समस्या है, इसके निर्णय का केवल अंशदान का आधार ही उसमें आधार पर नहीं लेना चाहिए, उसकी कंट्रीब्यूशन के आधार पर भी उसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको जो उससे संबंधित एलिमेंट्स है, कारक है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो नई वस्तु के सभी मॉडल के संबंध में सीमांत लागत ज्ञात करनी होगी। यह भी संभव है कि अतिरिक्त यदि प्लांट लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, तो उसमें कुछ अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जिसके कारण से जो फिक्स एसेट्स माने फिक्स एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई नई मशीन लगाएंगे तो कॉस्ट, तो इस तरीके से आपको वहां पर देखना है। यह भी वहां पर संभव है कि जो प्लांट है, मशीन है, उसके लिए अतिरिक्त यदि उसको विनियोग करना पड़ता है, जिसके कारण से उसकी स्थिर व्यय है वह वृद्धि हो जाएगी, उसकी संभावना बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता है तो सीमांत लागत के तो स्थिर व्यय को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरा इसमें आता है सेलेक्टिंग और डिटरमाइन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, यानी अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण का चुनाव या निर्धारण। तो कोई संस्था एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती है तो एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके बीच में उनका मिक्स रेशो, मिश्रण अनुपात, उसका क्या फर्क पड़ रहा है, उसके रेशो को देखना होगा कि वो अधिकतम तो नहीं है, मैक्सिमम की ओर तो नहीं जा रहा। जो कि रेशो एनालिसिस हमने पुराना चैप्टर जो है पिछली क्लासेस में हमने किया है, आपके एक चैप्टर था रेशो एनालिसिस, उसमें हम देखते हैं कि अनुपात जो मिश्रण है उसको भी आपको ध्यान में रखना। तो इस समस्या का निदान भी जो है वो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, उसके माध्यम से किया जाता है, जो आपको मुख्य 5 आपको बिंदु बताया है मैंने, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी माइनस एफपी अपॉन पी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और पी एंकर। तो सेलिंग प्राइस का संबंध किससे होता है, कंट्रीब्यूशन से होता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट या लाभ जो है आपका फिक्स कॉस्ट, यदि हम दोनों को जोड़ें तो हम कंट्रीब्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर जब कोई व्यवसाय के लिए कारक, जैसे कि मान लीजिए उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बिक्री की इकाइयां हैं, अर्थात वस्तु की मांग, विक्रय मूल्य, सामग्री, श्रम, उत्पाद क्षमता या लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं, ये उसके की फैक्टर्स हैं जो 2 से 2 अधिक वस्तुओं के उत्पादन या मिश्रण निर्धारित करते समय मुख्य तत्व पर प्रति इकाई अंशदान को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। यानी एक वस्तु को यदि बनाने में उसका जो खर्च है वह यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी क्रम में उसकी रैंकिंग
उसका समूह करने की आवश्यकता होती है। तो इस मेथड में उत्पाद मिश्रण अनुकूलतम होगा, लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्य निर्णय। अब मूल्य निर्णय में प्राइसिंग डिसीजंस जो है, तो सामान्यतः ये समझा जाता है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए कि कुल लागत, स्थिर लागत, ठीक है, स्थिर लागत प्लस सीमांत लागत और वांछित लाभ की पूर्ति हो सके। देखिए इन पॉइंटों को आप समझते जाइए। मार्जिनल कास्टिंग यदि आप इसको समझ जाएंगे तो मार्जिनल कास्टिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई आपको इक्वेशन देखना होगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे कि मूल्य निर्धारण जो है, जब हम मूल्य निर्धारण करते हैं तो मूल्य निर्धारण में क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इच्छित लाभ। ठीक है भाई, सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? कि वह किस तरीके से करता है, तो वांछित लाभ की पूर्ति। ठीक है कि भाई उसको कितना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सीमांत लागत विधि कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह पाती है उसकी। और इसके साथ ही जो कॉम्पिटिशन है बाजार मूल्य में, किसी एक फर्म द्वारा निर्धारित न होकर बाजार की जो पावर है, शक्ति है, उस पर निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि मूल्य निर्धारण में सीमांत लागत की भूमिका तभी होती है जब हम अल्प अवधि या एकाधिकार की बात करते हैं, मोनोपोली की जब हम बात करते हैं। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि केवल अल्पकाल में वस्तु के मूल्य निर्धारण में, एकाधिकारी की दशा में मूल्य निर्धारण में सीमांत लागत विधि का लाभदायकता के साथ प्रयोग किया जा सकता है, दीर्घकाल के लिए नहीं हो सकता। तो अल्पकाल की मूल्य नीति को जो निर्धारण होता है, तो निर्धारण हम किसने करते हैं, इसको सामान्य मूल्य में करते हैं, सामान्य मूल्य। ठीक है, एक तो हो गया सामान्य मूल्य पर हम करते हैं इसको। फिर न्यूनतम मूल्य, सामान्य मूल्य, न्यूनतम मूल्य और आपका अवसाद मूल्य। अवसाद मूल्य माने डिप्रेशन, अपवाद मूल्य, अवसाद, सॉरी, अवसाद, अवसाद मूल्य। ठीक है, अवसाद मूल्य। इन मूल्यों को भी मैं आपको बता देता हूं। विशिष्ट मूल्य, विशिष्ट मूल्य, ठीक है। तो ये आपके मुख्य मूल्य हैं जिनके आधार पर इसके निर्णय लिए जाएंगे। अब मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव, तो हम पहले एक एक मूल्यों को देखते हैं। सामान्य मूल्य। अब सामान्य मूल्य जो है, ये सामान्य मूल्य जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। लेकिन मूल्य निर्धारण में सीमांत लागत विधि का जो योगदान है, इसको स्पष्ट करने के लिए या स्पष्ट करने की दृष्टिकोण से सामान्य मूल्य का जब निर्धारण किया जाता है, तो इसके लिए एक समीकरण जो है वह तैयार करते हैं। तो सामान्य मूल्य के लिए जो आपका है कि इसमें क्या हो जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस कंट्रीब्यूशन, अंशदान, बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, प्लस क्या होगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका। मार्जिनल कास्टिंग आप निकालेंगे, मार्जिनल कास्टिंग प्लस अंशदान, कंट्रीब्यूशन, इसको यदि आप कर देंगे तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा। या फिर मार्जिनल कास्टिंग प्लस, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मार्जिनल कास्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कास्टिंग प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
ठीक है, ये आपका अपना ठीक, दो चीज बन गई। ये क्या होगा, इक्वेशन बन गया, मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने जो बनाया था इसमें क्या बनाया था यहाँ पे, ये क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एज पर कंट्रीब्यूशन, ये होता है ना, ये भी निकालते हैं। लाभ में यदि स्थिर लागत को जोड़ दिया जाए तो अंशदान निकल जाता है, सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट को निकाल यदि हम माइनस कर दें तो अंशदान निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपका हो गया सामान्य मूल्य, ये दीर्घकाल के लिए होता है। न्यूनतम मूल्य मिनिमाइज वैल्यू प्राइस, तो इसे टेंडर प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है, कोटेशन प्राइस। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सामान्य मूल्य से न केवल कुल लागत की वसूली होती है बल्कि कुछ लाभ भी प्राप्त होता है, परंतु जब इसकी कंपटीशन ज्यादा हो और मूल्य में कटौती की जाए, क्योंकि भाई कंपटीशन जब होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके मूल्य में कटौती करनी पड़ेगी, और जब नए उत्पाद को प्रथम बार बाजार में लाना हो तो सामान्य मूल्य एक लाभदायक प्रस्ताव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में निर्माता जो है उसके सामने में जो समस्याएं होती हैं वो न्यूनतम मूल्य क्या निर्धारित किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण समस्या होती है उसके पास। भाई नया प्रोडक्ट ला रहा है, नया प्रोडक्ट ला रहा है मार्केट और उसको मार्केट में रहना है, तो मार्केट के कॉम्पिटिशन जो है उसको फेस करनी पड़ेगी और उसके आधार पर उसको मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ निर्माता लाभ, जो प्रोडक्शन करने वाला है वो तो लाभ भी चाहता है, तो निर्माता लाभ कमाने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन वो हानि भी नहीं उठाना चाहता। भाई निर्माता ये चाहता है कि ना वो प्रोडक्शन प्रॉफिट भी नहीं चाहता और ना ही किसी भी प्रकार से उसको कोई लॉस हो। तो इस प्रकार वो ऐसे मूल्य का निर्धारण करेगा जिससे कि उसको ठीक कुल लागत के बराबर मूल्य मिल जाए। तो यहाँ पर फिर हम इस फार्मूले में आते हैं, अब नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई यदि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको नुकसान भी मत हो, इतना उसका मूल्य होना चाहिए, ये निर्णय लेना है। तो ऐसे समय में क्या हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा आपका, कम से कम मतलब एक संतुलन बना रहे। इसके लिए समीकरण में क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत यदि इसको जोड़ दिया जाए तो मिनिमाइज प्राइस मिल जाएगा, न्यूनतम मूल्य, स्थिर लागत और वेरिएबल तो उसका सेलिंग प्राइस, ये न्यूनतम मूल्य होगा, कम से कम प्राइस जिसमें कि निर्माता को न हानि होगी न लाभ। तो यदि लागत का कोई अवयव या तत्व असंबद्ध लगे तो न्यूनतम मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें अवसाद मूल्य, डेप्रिसिएशन प्राइस। तो विशेष परिस्थिति नेक्स्ट जो है अवसाद मूल्य, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुल लागत में कम मूल्य पर भी मूल्य निर्धारण किया जाता है या किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में जो कॉम्पिटिशन जो है उन कॉम्पिटिशन का भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट बाजार में प्रतियोगिताएं होती है और बिना प्रतियोगिता के बाजार संभव नहीं। तो प्रति इकाई लागत पर यूनिट कॉस्ट, इसका निर्धारण प्रतियोगिता मूल्य को बेचकर विक्रय बढ़ाना कभी कभी लाभ में सुधार ला सकता है, बशर्ते
पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त क्षमता उपलब्ध हो, परंतु ऐसा मूल्य इतना अवश्य होना चाहिए कि सभी परिवर्तनशील लागत को पूरा करने के बाद कुछ अंशदान भी प्राप्त हो सके। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, परिवर्तनशील लागत का भुगतान करने के बाद कुछ उसको अंशदान भी प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से अवसाद काल में मांग की कमी, यानी कि जो इस समय में मध्यमता चल रही है ना, तो सामान्य मूल्य और न्यूनतम मूल्य पर बेचना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाभ में सुधार कम से कम, यानी कि हानि को कम से कम करना का अर्थ होता है। तो ऐसे मूल्य निर्धारण करके उसको सीमित की जा सकती है। जो संपूर्ण परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के जो ऊपरी व्यय हैं उसके थोड़े अंश के बराबर हो। तो अवसाद काल में एक समस्या ये भी उत्पन्न हो सकती है कि मूल्यों में निरंतर गिरावट आने के कारण कारखाने को बंद करने के लिए मजबूर भी होना पड़ जाता है। तो यहाँ ये आवश्यकता है या आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि किस मूल्य पर उत्पाद को बंद कर देना चाहिए। तो किस मूल्य पर बंद कर देना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर होगा निर्णय भाई उत्पाद उसको कब बंद कर सकता है। भाई बंद करने का निर्णय जब लेगा उस समय इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपका विशिष्ट मूल्य। अब विशेष मूल्य अर्थात विशिष्ट ऑर्डर या निर्यात प्रभाव को स्वीकार करना। तो कभी कभी स्पेशल प्राइस और एक्सेप्टेशन प्राइस, स्पेशल ऑर्डर या एक्सपोर्ट ऑर्डर या स्पेशल प्राइस। तो कभी कभी मूल्य निर्धारण निर्णय में यह समस्या होती है या आती है कि विद्यमान मूल्य से कम पर विद्यमान लागत से कम प्राप्त किया जाए, एक विशिष्ट आदेश या प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं। तो सामान्यतः ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की बात कही जा सकती है, लेकिन सीमांत लागत की अवधारणा के आधार पर ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है यदि विशिष्ट ऑर्डर या निर्यात प्रस्ताव से अंशदान में वृद्धि हो रही हो, कंट्रीब्यूशन जो है ये प्लस में हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है, और इसके साथ ही साथ उत्पाद क्षमता की अधिकाधिक प्रयोग हो रहा हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, विदेशी नए बाजार का प्रवेश हो रहा है स्थानीय बाजार में, नए ग्राहक या विशिष्ट जो श्रेणी के ग्राहकों को आकर्षित करना हो, मांग के बाजार का विस्तार किया गया हो। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि विदेश बाजार को एक हथियार के रूप में विदेशी वस्तुओं को कुछ लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य सीमांत लागत प्लस निर्यात के विशिष्ट व्ययों के बराबर अवश्य होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यदि हम विशिष्ट मूल्य पर आदेश से अंशदान और लाभ में वृद्धि हो रही है तो इसे स्वीकार करना चाहिए, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए। और यदि मूल्य सीमांत लागत के बराबर हो तो नए बाजार या निर्यात बाजार में प्रवेश के लाभ को ध्यान में रखकर आदेश को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए या उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये आपके मुख्य की फैक्टर हुए। अब इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न है हम उसको करेंगे, इसके बाद मूल्य परिवर्तन आगे हम जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया मूल्य निर्णय। नए बाजार की खोज। अब नए बाजार की खोज यानी विक्रय संवर्धन योजना, नए बाजार की खोज यानी कि आपकी एक्सक्लूसिव या न्यू मार्केट। तो इसमें प्रवेश करना चाहता है वो, तो इसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं, कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि नए विक्रय क्षेत्र में नवीन शाखा माने नए ब्रांच डालने हो या डिपो खोलना हो,
स्थानीय जो वितरक की नियुक्ति करके नए विकल्प, नए विक्रय क्षेत्र हासिल करना हो, निर्यात की दृष्टि से नए बाजार में माल की आपूर्ति करना हो, नए बाजार की खोज में आपकी एडवर्टाइजमेंट और विक्रय संगठन की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त व्यय करने पड़ सकते हैं। इनको शामिल करते हुए सीमांत लागत विश्लेषण का आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं नए बाजार की खोज हो गई, बंद करने का निर्णय, ये लास्ट पॉइंट। तो शट डाउन डिसीजन जो है, बंद करने के निर्णय, ये दो प्रकार से, एक तो होता है पूरे व्यापार में बंद कर दिया जाए, पूरा व्यापार ही बंद कर दिया जाए, और दूसरा होता है कि उस व्यापार में किसी विशेष विभाग को बंद कर दिया जाए। तो पूरे व्यापार को बंद करना और किसी विशेष विभाग या क्रय को बंद करना, तो ये दोनों दो मुख्य हैं आपके बंद करने के लिए। अब यहाँ पर यह देखना है कि पूरे व्यापार को बंद करना, तो कभी कभी व्यापारिक गतिरोध इतने होते हैं, हेडक्स इतने होते हैं, जिसके कारण से व्यवसायी जो है संस्था में पर्याप्त मात्रा में लेन देन प्राप्त नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में प्रबंधन को निर्णय लेना पड़ता है उस विशिष्ट व्यापारिक क्रियाओं को बंद कर दिया जाए अथवा नहीं। तो इस प्रकार की क्रियाबंदी जो है, अब ये भी है पूरा यदि बंद करना है तो वहां पर भी दो चीजें होती है, क्या अल्पकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं या दीर्घकाल के लिए या हमेशा के लिए। तो अल्पकाल या थोड़े समय के लिए बंद या स्थायी रूप से बंद, क्या व्यवसाय को कुछ समय के लिए बंद किया जाना है या फिर पूरा व्यवसाय को ही बंद कर दिया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, और इस निर्णय को लेने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये स्पष्ट है कि निर्णय करते समय मुख्य प्रश्न ये होते हैं कि क्रियाओं को कब बंद किया जाए, यानी कि भाई उस संस्था को कब बंद किया जाए। या हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिरोध की अवधि में व्यापारिक क्रियाओं को कब तक चालू रखा जाए। भाई बाजार जो है वो जोखिम भरा होता है, रिस्क भरा होता है, अप एंड डाउन होता है, उसके आधार पर उसको चलना है। तो कभी वह नीचे जाता है, कभी वह ऊपर जाता है, बाजार एक जैसी स्थिति नहीं होती, बाजार में परिवर्तन उतार और चढ़ाव होते रहते, और उसके आधार पर निर्णय लेते। तो सीमांत लागत विधि इस निर्णय के लिए एक अच्छा विकल्प है, और उसके लिए काफी अच्छा सुगम रास्ता निकाल सकता है, सरल रास्ता दे सकता है। अगर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में स्थायी व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त हो तो उत्पादन चालू रखना चाहिए। अर्थात यह उत्पादन कर रहा है वह प्रोडक्शन है, सेलिंग प्राइस है, जो उत्पादन कर रहा है और उसमें यदि उसको अनुदान मिल रहा है, कुछ अनुदान मिल रहा हो तो उसको चालू रख सकते हैं। यदि उसको अनुदान नहीं मिल रहा है, माइनस में जा रहा है, तो उसको व्यवसाय को बंदी करना पड़ेगा ना, कंट्रीब्यूशन। तो सीमांत लागत से अधिक हो तो हानि की मात्रा को चालू रखकर कम किया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि सामान्य क्रिया पर होने वाले स्थिर व्यय और कार्यबंदी पर होने वाले स्थिर व्यय, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो कार्यबंदी द्वारा स्थिर व्ययों की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो वास्तव में बंदी की स्थिति जितनी ही लंबी होगी, स्थिर व्यय बचत की भी अधिक संभावना होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बंदी करते समय कुछ स्थिर व्यय अतिरिक्त रूप से या अतिरिक्त रूप में भी करने पड़ते हैं। तो निर्णय लेते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य रूप से किए गए स्थिर व्यय और बंदी के समय स्थिर व्यय के अंतर अंशदान की मात्रा अधिक है या नहीं। अगर अंशदान अधिक नहीं है तो कार्य को बंद कर देना चाहिए,
और जहां तक जो उत्पादन है, प्रोडक्शन इकाइयों में जब किए जाते हैं, इसका जो प्रश्न है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि शट डाउन जो पॉइंट होता है, इसमें फिक्स कॉस्ट जो है अंशदान जब निकाला जाता है, इसमें शट डाउन के लिए पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन ये पर के आधार पर निकाला जाता है और इसके आधार पर वो निर्णय लिए जाते हैं। तो उत्पाद का विभाग को बंद करना आज के लिए पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट में हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लेंगे, इन पॉइंटों के आधार पर एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स आपको मैं आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और उसके आधार पर भी हम आगे। ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है? जी सर। नो सर।